I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? तो ये था इजरायल और ईरान को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा। जी हां, यह दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनका हर एक शब्द दुनिया के लिए मायने रखना चाहिए। लेकिन आज ये इस कदर झुंझलाए हुए हैं कि गुस्से में क्या कुछ बोल गए आपने भी सुना। उनके चश्मे से देखें तो उनका गुस्सा जायज है। नोबेल शांति पुरस्कार का सपना देख रहे ट्रंप ने एक बार सीज फायर का ऐलान कर दिया तो फिर बमबारी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन कई घंटों तक ये बंद हुई नहीं। खैर, पिछले कुछ घंटों से ऐसा लग रहा है कि अब सीज फायर लागू हो चुका है ईरान और इजरायल के बीच में। लेकिन इससे पहले 12 दिनों तक ईरान इजरायल के बीच जमकर बमबारी हुई, बैलिस्टिक मिसाइलें चली, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अमेरिका भी बीच में कूदा, ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा भी किया और फिर अब सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर कई सवालों को जिंदा छोड़ गया है। इतना कुछ होने के बाद आखिर किसे क्या मिला? क्या इजरायल अपने मकसद में कामयाब हो पाया? ईरान कितने दिनों तक शांत बैठेगा? इस पूरे क्षेत्र में शांति कितने दिनों तक कायम रहेगी? इस नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन्हीं सारे मुद्दों पर आज आवाज अड्डा में करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। अपने मेहमानों से परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और ईरान में सीज फायर का ऐलान किया और बहुत जोर शोर से दावा किया कि दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। लेकिन चंद घंटे बाद ही दोनों देशों के बीच मिसाइलें चलने लगी। जाहिर है, जिस युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने किया उस पर सस्पेंस बढ़ गया। अब ट्रंप इससे काफी नाराज दिख रहे हैं और इजरायल को ईरान पर बमबारी बंद करने को कह रहे हैं। So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? इससे पहले इजरायल ने सीज फायर पर ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। उसने दावा किया था कि ईरान पर हमले का मकसद पूरा हो गया और वो अब युद्ध विराम के लिए तैयार है। This is a terrible loss, but it also shows exactly who we are facing. We are facing an evil enemy, which has decided simply to destroy and hurt and kill. लेकिन चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। After the ceasefire begun, we had sirens across the north of Israel at 10 o'clock in the morning. So there was a violation by Iran. पलटवार करते हुए इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब सीज फायर पर सवाल है, आखिर ट्रंप ये कैसा सीज फायर करवा रहे हैं जिसमें इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे के लहू के प्यासे बने हुए हैं। सवाल ये भी है कि अगर ऐसा ही सीज फायर कराना था तो 12 दिन के इस युद्ध से क्या हासिल हुआ? जिस रिजीम चेंज का दावा इजरायल और अमेरिका ने किया था वो तो हुआ नहीं, उल्टे खामेनेई अपनी सत्ता बचा ले गए और लोगों की नज़र में हीरो भी बन गए। तो फिर 12 दिन की इस तबाही और मनमानी से मिला क्या? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ कोशिश में साथ होंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी, द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में
एम्बेसडर दयाल, आपसे करना चाहूँगा, सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ, किसे फ़ायदा किसे नुकसान, उस पर बाद में हम लोग आएंगे शो के दौरान। लेकिन आपका इतना लंबा डिप्लोमेटिक कैरियर रहा है, आपने कभी किसी तरीके से कभी ऐसा मौका लगा कि आपने सुना हो कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता इस तरीके का बयान देता है जो आज दोपहर से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है? डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान सुना, ईरान और इजराइल को लेकर जो बातें कही, जो झुंझलाहट दिखाते उन्होंने जो शब्द बोल गए, वो क्या दर्शाता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जरूर कहा कि मैंने सीज फायर करा दिए, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अभी सीज फायर पूरी तरह नहीं हुआ है और इजराइल और ईरान दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए, दोनों साइड्स में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। मैं ईरान में अर्ली 1990s में पोस्टेड था एज डेप्यूटी एम्बेसडर और बाद में मैं न्यूयॉर्क में भी पोस्टेड था कॉन्सल जनरल। तो मैंने देखा है कि दोनों साइड्स में बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं। ना अमेरिका ट्रस्ट करता है ईरान को, ना ईरान ट्रस्ट करता है अमेरिका को। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उसको तो ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। और मैंने देखा था जब ईरान में मैं पोस्टेड था, तो मेरे ईरान में लोग जो रिलीजियस लीडर्स थे कहते थे ईरान को समुद्र में फेंको, थ्रो इट इनटू द सी, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। तो ये इतना डिस्ट्रस्ट है, तो इतनी आसानी से ये सीज फायर नहीं चलेगा। और आज रात को क्या होता है ये हमें देखना है, क्योंकि ये ज्यादातर जो ये मिसाइल्स की फायरिंग चलती है ये रात में होती है। तो वैसे ही सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने कहा कि इजराइल ने कुछ मिसाइलें दागी हैं। तेहरान में 2 एक्सप्लोजन हुए, नॉर्थ ईरान में 2 एक्सप्लोजन हुए, और साथ ही साथ इजराइल ने भी कहा कि ईरान की तरफ से मिसाइलें चल रही हैं। तो ट्रंप साहब जरूर कह रहे हैं कि भाई मैंने पीस करा दिए, सीज फायर करा दिया। कौन उनकी बात मानेगा नहीं मानेगा ये पूरी एक दूसरी सूरत है। अब देखिए, ट्रंप साहब के खुद बात पे कौन विश्वास करता है? ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं 2 हफ्ते तक लूंगा सोचने के लिए कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करूं या ना करूं। अब क्या उन्होंने 2 हफ्ते का इंतजार किया? 2 दिन ही बाद उन्होंने ये 3 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया। तो ईरान बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और जहां तक इजराइल का सवाल है, वो जरूर प्रेसिडेंट ट्रंप के इशारों पे चलता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की उसको बहुत जरूरत है। बिना ट्रंप के पूरे सपोर्ट के वो पहले इतना लंबा युद्ध जबकि हमास के साथ लड़ चुका था, फिर इतना संगीन युद्ध ईरान के साथ कैसे लड़ सकता है? तो ट्रंप की पूरी तरह सहायता मिली है और इसी वजह से वो लड़ रहा है। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान जो इजराइल के प्लेन है वापस चले जाएंगे वगैरह, लेकिन इजराइल ये बहाना जरूर कर सकता है कि हम क्या करें, स्ट्राइक्स हो रहे हैं ईरान से, इसलिए हमको रिटेलिएट करना पड़ रहा है। तो ये पीस जो ये सीज फायर बहुत फ्रेजाइल है। जहां तक ईरान को एक फेस सेविंग चीज देनी थी, वो तो अमेरिका ने दी। जो कल कतर में अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ, वो जरूर एक सांठगांठ से हुआ है। ईरानी ने साइड ने कतर को पहले से बता दिया था, कतर ने अमेरिका को बता दिया। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। अमेरिका ने अपने जो वहां पर फोर्सेस डिप्लॉयड थे हटा लिया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये एक फेस सेविंग दिया है जो ईरान के लिए बहुत जरूरी था। नहीं तो लगता कि वो पूरी तरह हार गए, उनकी इतनी जो फोर्सेस हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड वो किसी काम के नहीं रहे। लेकिन क्या इजराइल मानेगा इस तरह से सीज फायर करना? देखिए, इजराइल तो डटा हुआ है कि इस दुश्मन को हटाना है। ईरान इजराइल को कहता है लिटिल सेटन, अमेरिका बिग सेटन। तो क्या इस तरह की दुश्मनी में ये सीज फायर चल सकता है? मेरे विचार में बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इस बात का इशारा किया है कि ये जो है सीज फायर बहुत फ्रेजाइल है और देखने की जरूरत होगी कि किस तरह से हालात होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही फ्रेजाइल है और ये कितना दिनों तक चलेगा ये सवाल हर कोई उठा रहा है या फिर सबको अंदेशा इस पे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जिस तरीके से दोनों देशों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, आपको लगता है कि ये जबरदस्ती थोपा गया सीज फायर है या फिर दोनों की मजबूरी है, माननी होगी?
जय हिंद लक्ष्मण साहब। देखिए, आपका जो सवाल है कि ये जो सीज फायर है थोपा हुआ है या इसके अंदर में कोई संभावना है कि कुछ शांति आए, तो पहली चीज तो एक चीज हमें एब्सोल्युटली अंडरलाइन अंडरस्कोर करूंगा, दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स और इजराइल और ईरान के बीच में फ्रोजन है। ये ज्वालामुखी की तरह फटता है, फिर ये शांत होता है, फिर चल पड़ता है। मगर देखिए, बात अभी जो हम देख रहे हैं कि इसको हम केवल स्टैंड ऑफ मोड में देखें कि नहीं क्या हुआ। ये 13 जून से जो चला है ऑपरेशन जो राइजिंग लायन है, या फिर हम ये देख लें कि इन्होंने जो 21 तारीख को, जैसे आपने भी बताया कि वो कूद पड़े अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के ऊपर में, और अपने तकरीबन 130 एयरक्राफ्ट आई है, केवल B-2 बॉम्बर्स की बात आप कर रहे हैं, और वो पूरे मेनलैंड में अमेरिका के मसूरी से उड़ते हैं। वो 37 आवर्स की वो उनकी उड़ान होती है, उसके बाद वो आकर के इन चीज़ों को करते हैं। तो देखिए, ये कहना कि केवल वो इजराइल के सपोर्ट में आकर के उनके कहने से कर दिया, तो ये बात तो एब्सोल्युटली बेमानी सी लगती है मुझे। तुलसी गबार्ड उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि बताया था, और खुले तौर पर पूरे विश्व को इनके स्टेटमेंट पता है कि ईरान के पास अभी कोई ऐसा नहीं हथियार है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम है न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर में, और अभी वो 2-3 साल पीछे है। मगर इस समय जाना ये केवल अमेरिका की सोची समझी। और देखिए, ट्रम्प साहब बहुत हेजिटेट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी 48 घंटे 36 घंटे, फिर उन्होंने कहा 2 वीक, ये नहीं कि सरप्राइज एंड डिसेप्शन के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि हमें ये स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स जो बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशंस पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ने अपने दमखम से, उसका सपोर्ट बहुत है अमेरिका का, अपने दमखम से बनाया, क्योंकि उसके बाद थ्रेट ही बहुत है। अभी एम्बेसडर साहब जो बता रहे थे, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, थ्रो देम उसको वहां से निकाल करके समुद्र में फेंक दो, मेडिटेरियन में हम वहां तक कर देंगे। दीज आर नॉट ओनली वर्ड्स, खोखली बातें नहीं है। नहीं तो 7 अक्टूबर के जो जघन्य अपराध हुआ, उसके अंदर में इन लोगों को मारा गया, आपको पता ही है, रेप्स हुए। ये जो कांड ऐसे होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एक्सेस के नाम पे, जिसमें हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये नहीं होता है। जघन्य अपराध है जो इस्राएल के ऊपर हुआ है, जिसका हमने सेम इसका रिट्रीब्यूशन देखा है पहलगाम में, जब हमारे निहत्थे लोगों को पाकिस्तान ने इसी सोच से किया था। और इजराइल अपने अस्तित्व के अलावा ये जो चीज लड़ रहा है पूरे विश्व के लिए, वो है टेररिज्म, जिहाद। ये क्योंकि उसको खुद का सेव करना है, और उसने बीड़ा उठाया है। वो छोड़ सकता था इसको, जब ये रेजिस्टेंस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को तकरीबन मार्जिनलाइज करने संकट में दिख रहा है, मगर वो बीड़ा आगे तक ले जा रहे हैं, ऐसा मेरे को मानना है। अभी आप कह रहे हैं संकट में दिख रहा था, और यही वजह है कि मैं आऊंगा फिर से आपके पास। मैं जनरल साहब, 2 मेहमान और भी इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूं शो में, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि ये सीज फायर कितना टिकाऊ है, और दूसरा कि ट्रंप का जो विवादित बयान है उसका क्या मायने निकाला जाए। माफी चाहूंगा। पहले तो लक्ष्मण जी ये जान लें कि विश्व में कोई भी युद्ध विराम ऐसा नहीं था जो बिल्कुल 100% पहले ही मिनट या घंटे से लागू हो गया हो। सभी जगह, और खासकर जिस तरह से इजराइल और ईरान का टकराव आप मान लें कि दशकों का है, और बहुत ही जटिल और आक्रामक एक तरह से टकराव है दोनों तरफ से, तो ये जो युद्ध विराम के बीच में उल्लंघन की बातें हैं, ये बिल्कुल अपेक्षित है और होंगी ही, और शायद होती रहेंगी। दूसरी बात, ये युद्ध विराम उनकी अपनी आपस में बातचीत से नहीं हो रहा है, ये शायद बाहर से राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। उसमें उसके पीछे क्या दोनों ईरान और इजराइल के नेताओं से उनकी बात हुई भी है, कैसे बात हुई है, किस स्तर पर बात हुई है, उसमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं, इसका अभी कुछ मालूम नहीं है। उनके सोशल मीडिया पे वो बहुत ही हास्यास्पद तरह से लिखते हैं कि ईरान और इजराइल आए और कहा शांति,
और मैंने कहा यही शांति का समय है। अब वो दोनों विकास और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। ये बिल्कुल अटपटा एक तरह से संदेश उनके सोशल मीडिया पर आया और उनके बाद लगातार वो कह रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया है और लगातार उल्लंघन हो रहा है दोनों तरफ से, इजराइल की तरफ से खासकर। कल ही आप देखें कि करीब 100 से ज्यादा लोग ईरान में मरे हैं। सबसे बड़ा एक तरह से अटैक हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। तो ये उल्लंघन एक तो ये कि होता रहता है, होता रहेगा, और खासकर इस ईरान और इजराइल के युद्ध विराम में तो ये होता रहेगा। ये बात। तीसरी बात ये कि युद्ध विराम हो भी जाता है, उसके बाद शांति वार्ता क्या होगी, कैसे होगी, कहां होगी, कब तक वो सफल होगी। आपको याद होगा न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ 2015 में बनाई गई थी, 2018 में ट्रंप उससे बाहर निकल गए। तब से उसी को लेकर चिंता है और इसी अक्टूबर वो न्यूक्लियर डील का समय भी समाप्त होने वाला है। तो यदि मान लीजिए कि युद्ध विराम के बाद शांति की वार्ता होती भी है, उसके क्या नतीजे निकलते हैं और कब तक चलते हैं नहीं मालूम। तो ये तनाव और टकराव मुझे लगता है बना रहेगा। इसको ये कह सकते हैं कि एक टेम्पररी बीच में समय आएगा जिसमें ये लड़ाई बंद हो जाएगी और शायद उस वक्त दोनों तरफ से तैयारी की कोशिश होगी। ईरान शायद कोशिश करेगा कि परमाणु बम अब बना ले ताकि अगली बार इस तरह का उसको हमला न झेलना पड़े। और आपने फिर बात की कि ट्रंप साहब का जो बयान आया है, वो बयान में उन्होंने कुछ शब्द इस तरह से यूज किया है जो शायद इतिहास में ये तरीका नहीं रहा है किसी भी बड़े नेता का इस तरह से मीडिया से बात करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। और ये बात भी सही है कि ट्रंप तो परंपरा से हटकर ही हर काम करते हैं। तो अब जो उनकी शब्दावली में भी आप देख रहे हैं कि इस तरह के शब्द आने शुरू हो गए हैं। शायद वो उनकी झल्लाहट भी हो सकती है, पर झल्लाहट में भी बड़े नेता पूरा अपने ऊपर संयम रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो एक तरह से नैरेटिव और बातचीत और भाषा और व्यवहार में एकदम तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसके ट्रंप एक तरह से बहुत बड़े सिंबल हैं, उसी का एक हिस्सा है कि आगे से आगे मुझे लगता है कि जो अच्छा हुआ पब्लिक डिस्कोर्स हम जिसको कहते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में भाषा खराब होती हुई नजर आएगी और उसी का ये एक उदाहरण है एक तरह से। हालांकि इस खराब होती भाषा के बीच में अच्छी बात यह है कि एम्बेसडर दयाल जैसे लोग समय से पहले रिटायर कर गए, वरना ये सारी भाषा उनको भी झेलनी पड़ती और इसका जवाब भी देना पड़ता काम करते हुए। आरती टिक्कू सिंह, सीज फायर के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये सारा जो ऑपरेशन चला वाकई कुछ हासिल हुआ, किसको क्या मिला? देखिए, एक चीज तो हुई कि नेतन्याहू जो एक वॉर मॉन्गर है और वो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर उठा के देखिए तो आप देखेंगे कि उन्होंने लगातार यही प्रचार किया है। कभी वो इराक में वॉर करवाना चाहते थे और ईरान की बात इतने बरसों से चल रही थी और ईरान उनके निशाने पे इतने काफी टाइम से था और उनको ये जरूर उनकी इच्छा पूरी की। ट्रंप ने 3 स्ट्राइक शो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ईरान में यूएस ने की, वो नेतन्याहू की इच्छा अनुसार हुई। तो उनको ये जरूर इस बात की कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन हुई और कहीं ना कहीं जो उनका घिरता हुआ पॉलिटिकल कैपिटल था इजराइल में, वो उससे उन्होंने अपने आप को बचा लिया। उनकी जो कुर्सी थी काफी टाइम से डामाडोल थी, लेकिन इससे उन्होंने अपनी शायद जगह थोड़ी मजबूत की होगी, क्योंकि याद रखिए अक्टूबर 7 को जो बहुत ही बारबैरिक टेरर अटैक हुआ इजराइल के मासूम लोगों पे, उसमें सबसे बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर नेतन्याहू के सर पर ही था। और अब उन्होंने अमेरिका को जबरदस्ती करके, देखिए अमेरिका का हम लोगों ने ये देखा कि इराक वॉर के बाद अमेरिका के अंदर जो एक नया मूवमेंट खड़ा हुआ जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप चुने गए, मागा मूवमेंट जिसको कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन लोगों को एक जो रियलाइजेशन हुई कि अमेरिका ने जो ये एंडलेस वॉर्स किए उससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लोगों को बहुत नुकसान हुआ और अमेरिका की जो वर्चस्व था दुनिया में वो गिरता रहा। क्योंकि किसी को भी आज की डेट में अगर आप कहेंगे कि अमेरिका एक राइटियस या एक बहुत ही अच्छा सुपर पावर है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इराक में जब आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एक्सक्यूज पे गए
और वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले, तो ये सबके सामने साबित हुआ कि अमेरिका अपनी मनमर्जी का गुंडा है और लगातार जितने वॉर्स किए हैं मिडिल ईस्ट में, जितना इंटरवेंशन किया है, इतने घर तबाह किए हैं, लोगों की जिंदगियां खराब कर दी है, तो अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर थी उसमें हमने इरोजन देखा। अब इसमें किसको क्या मिला जो सवाल है, मैं कहूंगी कि ट्रंप को मुझे लगता है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि वो अपनी मर्जी के बगैर, चूंकि मागा मूवमेंट का आपने देखा होगा क्रिटिसिज्म ओपनली आया जैसे ही ट्रंप की सरकार ने 3 स्ट्राइक्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ईरान में की। मागा मूवमेंट के जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। दूसरी बात ये कि अमेरिका की जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जॉब्स लाएंगे, वो बहुत डेवलपमेंट आएगी अमेरिका में, लेकिन वो हर चीज में फंस रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना तो यूक्रेन रशिया का वॉर सुलझा पाए, ना तो गाजा में वो वॉर रुकवा पाए, और अब तीसरा उनके अंडर शुरू हुआ और उन्होंने उसमें शामिल भी हुए, लेकिन एंड में अगर आप इस सबका पूरा एवेल्युएशन करें, क्या आज की डेट पे ये कंफर्मेशन है हम लोगों को कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनके अंदर वाकई बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ईरान के क्लेम्स ये है कि उन्होंने अपने सेंट्रीफ्यूजेस और जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल था वो एंटिसिपेशन में ही उन्होंने वहां से हटाया था और काफी समय पहले ही हटाया था। तो एक तो वो रहा। दूसरा ये, अगर आप देखें, ईरान भी बेशक कमजोर कंट्री है इकोनॉमिकली और कोई मुकाबला नहीं, इजराइल के पास सब कुछ है, इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिकली वो बहुत वेल्दी है, तो उसके बावजूद ईरान बहुत ताकत दिखा रहा है या रेजिलियंस दिखा रहा है लड़ाई करने में। उन्होंने भी कोई ये भी आपने एक बड़ी बात कही कि ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत जैसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि कोई वॉर रुकवा भी नहीं पाया, यहाँ पे इनको बीच में कूदना पड़ा, और यही वजह कि वहाँ पे जो सर्वे किए गया, मैं देख रहा था पिछले 24 घंटे में कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका ने दखल दिया, क्या इसको वहाँ की जनता स्वीकार करती है? तो कई सारे सर्वे में 58%, कुछ कैटेगरी में तो 78% लोगों ने नकारा, बोला कि नहीं, उसको स्वीकार नहीं करती है। एम्बेसडर दयाल, ये वाकई ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछे, लेकिन कुछ और सवाल भी बाकी हैं। एक तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने में? अमेरिका ने जो स्ट्राइक इतना बड़ा किया वो 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पे किया, जहां पर उसको ये शक था कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है और एक वेपन बनाने की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की। अब बहुत से रिपोर्ट से आ रहे हैं कि ईरान को पहले से लगने लगा था कि ये साइट्स पे अटैक हो सकता है, और उसने जो एनरिच्ड यूरेनियम था और जो मशीनरी थी एनरिचमेंट के लिए, उसको पहले से हटा लिया। कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि सैटेलाइट इमेजेस, पता नहीं क्या सच है। इसके अलावा जब तक ये इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स न कहें कि वो एनरिचमेंट फैसिलिटीज जो हैं वो अब बिल्कुल तहस नहस हो गई हैं, कैसे हम मान सकते हैं कि ये एनरिचमेंट फैसिलिटीज अभी भी नहीं काम कर सकती? कैसे अमेरिका यकीन कर सकता है? और ईरान तो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को आने नहीं देगा। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि वो एनपीटी को छोड़ना चाहता है। तो अभी ये जो एक फंडामेंटल रीजन था जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इतना बड़ा अटैक किया ईरान पे, वो रीजन क्या पूरी तरह से खत्म हो गया? कुछ इस पे डाउट। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सवाल है मेजर जनरल के सिन्हा साहब, कि इस पूरे युद्ध के दौरान, 12 दिनों के तक चले युद्ध के दौरान, अमेरिका के हमले के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि अगले कई सालों तक ईरान अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा?
देखिए लक्ष्मण साहब, ये गारंटी तो कोई नहीं है। हो सकता है इसको डबल डाउन करे, और जिस तरह से रशिया कह रहा है, चाइना कह रहा है, पाकिस्तान लगा हुआ है कि इनको न्यूक्लियर नो हाउ तो है ही है, मगर उनको मुहैया करवाए न्यूक्लियर वेपन्स ही, ऐसी ही बातें उठ रही हैं। मगर ये आप समझ के चलिए, यदि 2016 से ही मैं लेता हूँ, उसकी पीछे ना जाऊँ नहीं तो लंबा हो जाएगा, कि अभी तक तो बनाने नहीं दिया है। यदि ये कहना कि उसने वहाँ से 400 किलो है एनरिच्ड यूरेनियम, कोई कहता है 600 है, और उसके लिए एक आप वीडियो या सैटेलाइट इमेजरी दिखाएं कि वहाँ पर 26 गाड़ियाँ लगी हैं, तो मेरे ख्याल से उसको तो आप एक ट्रक में, छोटे से ट्रक में निकाल सकते हैं, पिकअप वैन में निकाल सकते हैं। देखिए, उसके कहना कि सेंट्रल फ्यूज वहाँ से निकाल लिया है, ये आकलन मिलिट्री वे में, जो मैं जितना जानता हूँ न्यूक्लियर, क्योंकि हम लोग भी न्यूक्लियर हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों ने भी बहुत तहकीकात रखते हैं, हम कोर्सेज करते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है। तो ये तो थोड़ी बचकानी बात है, जो कि हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं बैठे हुए चैनल में, उनसे ये आकलन तो नहीं, कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कहेंगे, मगर बात यह है कि होना चाहिए कि उसको बनने देना चाहिए। एक डिबेट ये भी चल रही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर है तो इजराइल के पास है, तो इसको क्यों आप मना करते हैं? भारत के पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास है, तो क्या प्रॉब्लम? ये भी एक डिबेट चलता है कि वो बना लेगा तो क्या कर लेगा। ठीक बात है, सब बना लें, तो वो उस डिस्कशन में नहीं। आपने जो सवाल किया उसकी जवाब पे मैं आता हूँ, और दो चीज़ हैं जो हमारे यहाँ, देखिए, हम जब जाते हैं एक्सट्रीम्स में, हम फिर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं एक शख्स को लेकर के, हम दो शख्स के ऊपर बातचीत हो रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कह दिया कि पूरे के पूरे वो जिम्मेवार है जो हुआ, चाहे यूक्रेन में चल रहा है, बड़बड़ापन क्या होगा कि मैं रोक देता, मगर दैट इज ए स्टाइल, दैट इज द इलेक्शन के समय उनके पॉइंट्स थे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर उनके समय 2022 में किसी ने कह दिया कि उन्होंने करा दिया यूक्रेन की वॉर। उनके समय तो यूक्रेन की वार नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मगर हम उसको सही आकलन करें, उनकी फितरत, उनके कहने बड़पोनेपन को लेकर के उस सारी चीज को दबा दें। अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो अभी मल्टीपोलैरिटी की बात हो गई ना, वो तो हम अभी भी मानना चाहते हैं कि नहीं, अमेरिका शुड बी द ग्रेट अगेन, और अ ग्रेट अगेन एंड यूनिपोलर वर्ल्ड। और किसी ने कह दिया कि ये इसी समय हो गया। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में बम गिराने, उस समय की पूरी युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पे आई थी, अमेरिका ने वहां पर बम गिरा दिया, लोगों को हम भूल गए। देखिए, इतिहास के पन्नों को आप भूलिएगा और केवल हम आज के पन्नों को पृष्ठभूमि के लेकर के पूरे आकलन करें तो हम तो गलत ही हैं। हमारी सोच में कहीं खोट होगी या हमारे आकलन में बहुत एक छिछलापन होगा, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं। ये कहना कि कुर्सी बचाने के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, 7 अक्टूबर वो कभी वहां कराना चाहते थे, वहां कराना चाहते थे, अभी करा करके या वहां के एम्बेसडर साहब ने क्या कहा, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, वो तो है ही ना, ये कॉन्सेप्ट तो है ही है। कोई भी देश यदि कहता है कि ये बॉम्ब, जैसे पाकिस्तान कहता है कि ये बॉम्ब हम बनाए हैं भारत को तहस नहस करने के लिए, आप कुछ करोगे मैं मार दूंगा, हाउ कैन इट बी राइट? भारत ने कभी कहा कि पाकिस्तान पे हम बॉम्ब बनाए हैं, चला देंगे, उसको खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे? दिस न्यूक्लियर थ्रेट यदि बनती है तो देयर इज नो राइट एनी कंट्री शुड हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। पूरी मानवता को खत्म करने की बात, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, पर है भी। तो दिस इज नॉट, एंड देन टेकिंग ए साइड, ये डिबेट्स में दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेरे अनुसार। कोई कहता है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया और उनके ऊपर में पूरी, हम 22 अप्रैल 2025 में इंटेलिजेंस फेलियर है पहलगाम में, इसके भी पॉइंट फिगर कीजिए किसी के ऊपर। इंटेलिजेंस फेलियर सत्ता के लोग बैठे उसका नहीं होता है, इंटेलिजेंस फेलियर सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। आप उसको जिम्मेवार बना करके, ये छिछली बातें, ये पॉलिटिकल डिबेट के अंदर होता है, ऑपोजिशन कर देगा, सत्ता पक्ष को कह देगा, ये चीजें स्ट्रेटेजिक डोमेन के डिस्कशंस में माने नहीं रखती हैं। 9/11 के बाद कौन सा राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दिया अमेरिका का? इससे ज्यादा क्या इंटेलिजेंस फेलियर होता है?
देखिए आपके इस बात पर बात बोली है, शायद मेरी बातों में एक जवाब ले लेता हूं। मिर्ची लग सकती है, तीखीपन हो सकता है, तीखापन हो सकता है। नहीं, आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, तो आप रिटायर्ड मेजर जनरल, तो आपसे ऐसी बातें की अपेक्षा की जाती है, इसमें कोई तीखापन नहीं है। आरती टिक्कू सिंह कुछ कहना चाहेंगे इस पे? लक्ष्मण जी, एक तो पहले ये कि पेट्रनाइजिंग कमेंट्स किसी भी डिबेट में शोभा नहीं देता किसी को भी, और सबकी रिस्पेक्टफुली बात सुननी चाहिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई बच्चा या बड़ा नहीं होता। अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं तो अपने बलबूते पे हूं। दूसरी बात ये कि स्ट्रेटेजिक डोमेन मुझे भी मालूम है। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की स्टूडेंट हूं और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे पिछले 20 साल से काम कर रही हूं। दूसरी बात नहीं, लेकिन आपने जिस तरह की बातें की कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, सारे फैक्ट्स मैंने तथ्य सामने रखे, मैंने तथ्य सामने रखे हैं। जो तथ्य है वो सच है। अगर आप बात को थोड़ा सा देखिए मैम, नेतन्याहू के स्टेटमेंट सारे लीजिए, 20 साल के स्टेटमेंट्स लीजिए। उन्होंने क्या नहीं कहा कि इराक में वॉर होना चाहिए और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पे है, जबकि वो नहीं निकले। वो तथ्य नितिन ने आपने कहा 7 अक्टूबर के जो उन्होंने जघन्य अपराध किया 3H का, वो उसका फेलियर है। ये कौन सा है ये आपका एनालिसिस है? बिल्कुल ये कौन सी एनालिसिस है जिसको मैं यहाँ बैठे हुए यहाँ इसको समझूं? आप मोदी को कहिए ना कि फेलियर हो गया। 22 अप्रैल को बोलिए खोल करके, भारत के बारे में आप बोलिए प्लीज फॉर गॉड सेक। 22 अप्रैल पहलगाम की बात करें, फिर ये नहीं है, ये फेलियर नहीं है गवर्नमेंट की, ये गलत बातें हैं। पढ़िए फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद का आर्टिकल पढ़िए। अगर आपको स्ट्रेटेजिक डोमेन नहीं मालूम है, विक्रम सूद को स्ट्रेटेजिक डोमेन मालूम है, उनको मालूम है इंटेलिजेंस। तू मैं नहीं कर इसमें हर लोग अपने हम लोग हर लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। एक के सहमत एक की बात से नहीं सहमत हैं तो असहमति जता सकते हैं। असहमति जताना किसी के प्रति असम्मान नहीं है। तो अपनी अपनी डिबेट इसलिए किया जाता ताकि कोई जरूरी नहीं हर कोई एक ही सुर में बोले। तो आपने जो कहा, आरती टिक्कू सिंह ने जो कहा, दोनों की बातों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस न तो व्यक्तिगत है, न तो ये किसी के प्रति अपमान का मामला रहता है यहाँ पे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, सवाल ये उठता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या ये अमेरिका के लिए बड़ा ही एम्बैरेसमेंट था कि हमारे कहने के बावजूद भी सीज फायर रुक नहीं रहा है? यही वजह है कि ट्रंप को इस कदर तक जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मूल मकसद से इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ईरान पर हमला किया गया था कि उसको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, अब के बाद क्या माना जाए कि ईरान शांत बैठा रहेगा या फिर ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा आने वाले दिनों में, भले ही दिखे न पर्दे के ऊपर? लक्ष्मण जी, मैं कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है, क्या होगा, उस पर ना जाकर क्या है उसकी बात करूं। सबसे पहला तो ये कि जब किसी भी देश के पास परमाणु विज्ञान का ज्ञान आ जाता है तो उसको भुला देना आसान नहीं है। भारत के बारे में भी जब 1974 के बाद कई सालों तक, कई दशकों तक हमने इस तरह का परमाणु विज्ञान का कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया था, तो सवाल उठने शुरू हुए थे कि जो 1974 में वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट किया था वो जा चुके हैं और क्या नई पीढ़ी को इसका ज्ञान है या नहीं है। वो 1998 में फिर से हमने उसका उदाहरण पेश किया। तो पहली बात तो ये कि ईरान के पास जितना ज्ञान आज है, जितना एनरिचमेंट करने का उनके पास हैसियत है, वो भुलाई नहीं जाएगी और वो चाहेगा तो जरूर उसको शायद और तेजी से वापस अपनी हैसियत को काबिल बना पाएगा। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि इस तरह के विध्वंस के बाद ये हम सभी सोच सकते हैं कि क्या ईरान की मंशा कि वो परमाणु बम बनाए ये कमजोर हुई होगी या फिर और भी ये सुदृढ़ हुई होगी कि उनको शायद इस तरह के बम की जरूरत है। क्योंकि विशेषज्ञ ये अक्सर कहते हैं और मानते हैं कि यदि किसी देश के पास परमाणु बम है
तो कोई भी बड़ी शक्ति इस तरह वहां जाकर उसका विध्वंस नहीं कर सकती, और इसका नॉर्थ कोरिया हम हमेशा उदाहरण मानते हैं। तीसरी बात, हम हमेशा परमाणु अस्त्रों को जब उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें परसेप्शन जो है, आपका दुश्मन क्या ये विश्वास करता है कि आपके पास परमाणु अस्त्र हैं, बम हैं या नहीं है, या आप उसको चलाने में काबिल हैं या नहीं है, ये बात ज्यादा मायने रखती है बजाय कि आपके पास वेपन है या नहीं है। जिस तरह से इजराइल की ही उदाहरण ले, इजराइल आज तक ना वो कहता है कि है, ना वो कहता है नहीं है, पर पूरे उसके पड़ोसी देश और विश्व मानता है कि हाँ उनके पास परमाणु बम है। तो ये तीसरी बात। तो यदि इस तरह से यदि ईरान अपनी काबिलियत दिखा देता है कि उनके पास हाँ परमाणु बम बनाने की एक तरह से काबिलियत है, जैसे कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मार्च की रिपोर्ट में कहा गया कि 3 सप्ताह में वो 9 बम बना सकते हैं। चौथी बात कि यदि आप बम नहीं बना सकते तो आपको याद होगा अलकायदा ने 2003 में एक डर्टी बम का कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि आप पूरी तरह से परमाणु बम नहीं बना सकते तो जितना स्तर तक आपने एनरिचमेंट कर लिया यूरेनियम का, उसको आप कन्वेंशनल वेपन में किसी तरह से मिक्स करके फैला सकते हैं, और किसी भी जगह वो बम गिरने के बाद यदि रेडिएशन निकलती है तो जो पैनिक होगा, ये पैनिक की आखिरी बात मैं आप कहूंगा कि जिस तरह से आपने इजराइल में पैनिक देखा है, इजराइल के इतिहास में 1948 के बाद शायद इस तरह का पैनिक, जो हर शहर में बार बार सायरन बज रहे हैं, वहां मिसाइलें गिर रही हैं, पहुंच रही हैं, आयरन डोम कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो इजराइल के लिए इस तरह का जो पैनिक है शायद वो आज तक नहीं हो पाया, वो केवल ईरान ही दे पाया है इस तरह से। तो ये टकराव उनका जो आपस में है, जो एक दूसरे के प्रति एक तरह से आक्रोश है, वो समाप्त नहीं होगा, वो आक्रोश बना रहेगा आने वाले वर्षों में भी, आने वाले दशकों में भी। उसमें परमाणु अस्त्रों की होड़ होगी नहीं होगी, उसका क्या असर होगा नहीं होगा, वो तो आने वाले वर्षों में ही पता चलेगा। पर मोटे तौर पे ये युद्ध विराम होता भी है तो मेरी नजर में शांति व्यवस्था बनाने में बहुत समय लगेगा, और या तो युद्ध फिर से दोबारा भी शुरू हो सकता है, और यदि शांति व्यवस्था बन भी जाती है तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद फिर वो आक्रामक रुख दोनों तरफ से आपको नजर आएगा, और फिर से शायद इस तरह की युद्ध होगा या नहीं होगा। ये सोचना है कि हमेशा के लिए शांति बन जाएगी, मुझे लगता है मुश्किल है। और आखिरी 30 सेकंड में बात, यदि आप नेटो समिट की आप बात सुने, क्या कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि नेटो को और भी लीथल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और कह रहे हैं कि 5% अपनी जीडीपी का वो डिफेंस में लगाएंगे, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन को वो कह रहे हैं कि हम हथियारों की और भी ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो उसका क्या मतलब है, यदि बहुत हथियार नेटो देश उत्पादन करते हैं तो हथियार तो जाहिर है कि वो भीषण वायलेंस, हिंसा करेंगे ही, खाड़ी के देशों में करें या कहीं और करें, यूक्रेन में करें। तो ये युद्ध का जो पूरा नया एक दौर चला है कि शायद देश लगातार युद्ध कर सकते हैं, देर तक युद्ध चल सकते हैं, बहुत विध्वंस हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में हम सोचने लगे थे कि शायद देश आपस में नहीं लड़ेंगे सीधा, अंदर की सिविल वॉर वगैरह जरूर होती रहेंगी, प्रॉक्सी वॉर्स होती रहेंगी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कन्वेंशनल वॉर एक तरह से आउट ऑफ फैशन होता हुआ देखा गया था पिछले कुछ दशकों में। अब ये यूक्रेन युद्ध के बाद वापस आ गया है और ये युद्ध चलते रहेंगे मुझे लगता है। हालांकि मेरा मानना है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कि भले इस युद्ध के जरिए कुछ हासिल न हुआ हो, लेकिन परमाणु हथियार ना रखा जाए इसके प्रति एक दुनिया भर में एक सहमति बन रही है। तो जो हम लोगों ने परमाणु हथियारों के अप्रसार संबंधी जो एक संधि किया गया था कई देशों को मिल करके, तो ये एक सही मौका हुआ कि सभी देश मिलकर के इस संधि को लागू करें। परमाणु हथियार ना बनाए यहाँ तक तो ठीक है, जिनके पास है वो भी इसको नष्ट करें, इसकी तरफ अगर कोशिश करें तो कहा जाए कि इस युद्ध की एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि बड़ी आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन इस युद्ध से एक और बात हुआ है कि पूरा एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के बहाने काफी हद तक चेंज होने की संभावना है। क्या वो क्या रहेगा और भारत के लिए इसमें क्या चुनौतियां रहेंगी, इस पर बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके बाद किस तरीके से हालात बदले हैं और भारत इसमें किस तरह से अपने आप को स्थापित करे। एम्बेसडर दयाल साहब, जो हमने देखा इस ईरान इजराइल वॉर के बीच में कि रशिया
चीन ने खुल करके अमेरिकी दखलंदाजी का विरोध किया, इजरायल के हमले का विरोध किया, पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया। भारत एक बैलेंस बनाता रहा, एक दूरी बना के रखा, संतुलित यहाँ पे बयान दिया है। और इसके बाद, अब सीज फायर के बाद, आपको लगता है कि इस मिडिल ईस्ट में पावर इक्वेशन बदलेगा? आप देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं उस बात पे जाना चाहूंगा जो मेजर जनरल सिन्हा ने कही थी। मैंने ये कहा था कि ये रिपोर्ट्स हैं कि जो ईरान के पे ऊपर जितना बड़ा न्यूक्लियर स्ट्राइक हुआ, उनके 3 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स पे, उसके पहले उन्होंने अपना इक्विपमेंट और एनरिच्ड यूरेनियम हटा लिया था। तो मेजर जनरल सिन्हा साहब ने कहा कि ये तो बड़ी बचकानी सी बात है, और वो मतलब उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इसका खंडन किया। ये बात मैंने नहीं जिक्र की, ये बात इजरायली ऑफिसर्स ने, जो उनके सिक्योरिटी से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ये बात कही है, और कल हमारे मीडिया में पूरी तरह से ये रिपोर्ट की गई थी। उन्होंने कहा कि बहुत एनरिच्ड यूरेनियम वहां से हटा लिया गया था। और इसके अलावा यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी कल ये बात कही है कि अमेरिका को अब ये शक हो रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम इन साइट से हटा लिया गया है। तो ये बात मेरे दिमाग की उपज नहीं है। तो अगर मेजर जनरल सिन्हा साहब कहते हैं कि ये मैंने बचकानी सी बात की, तो भाई ये बचकानी सी बात इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने की है। मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। अब आपने कहा एक मिनट मेजर जनरल सिन्हा साहब से पूछ लेते हैं, अगर कुछ इस पे रिएक्ट करना चाहे तो ये तो बात ऐसे ही चलती है कि चलिए। नहीं, मैं बचकानी बात का नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं क्या ये कहना एक नैरेटिव नहीं सर, प्रभु साल सर, इफ आई नहीं, आप एकदम, मैं बचकानी बात आपकी बात नहीं कहूं। नहीं, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, नॉट एट ऑल फॉर यू, नॉट फॉर यू। देखिए, बात यह है कि ये सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं, और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, 2 चीज़ें। वो दिखाते हैं कि इतनी गाड़ियां खड़ी थी, उन्होंने शिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा। तो ये जो बातें हैं, मैं इनको नहीं कहता कि जो और कह रहे हैं, कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स के आप भी बता रहे हैं कि शायद जेडी वैंस ने कहा कि शायद हटा लिया, ऐसा आया है। तो शायद मेरे आंखों के सामने तो नहीं दिखा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, हो सकता है आई लर्न फ्रॉम यू कि ये हटा लिया गया है वहाँ से। शायद जेडी वैंस साहब कह रहे हैं कि उसको देखिए, पोस्ट डैमेज एनालिसिस वो आना है अभी, वो कह रहे हैं पोस्ट डैमेज एनालिसिस, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो डूम्सडे प्लेन वहाँ थे, इसके अलावा जो इनको आकलन करती है वो भी थे। एंड ट्रम्प हैज सेड our mission is 100% successful. So I take Trump's word. I'm not taking JD Vance ने क्या कहा, कोई और रिपोर्टर ने कहा, तो मैं आपको नहीं कहा ये बचकानी बातें। मैं ट्रम्प साहब के, क्योंकि he has taken this decision and he said it was total successful. यदि JD Vance ने या और किसी ने कहा कि ये हो गया है, तो ये मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है। मेरे I am not aware of it. आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट टेल यू, आपके लिए नहीं, मैं ये आकलन को बचकानी कह रहा हूं, जो ये आकलन हो रही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द हेड ऑफ स्टेट। उन्होंने बड़े डीली डाली करके, प्रभु साहब, इन्होंने ये लिया है कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके पहले तुलसी गबार्ड का, एंड ही हैज सेड द वर्ड, शी डजंट नो एनीथिंग। सी, मैं ट्रम्प साहब को कि ही इज द हेड ऑफ स्टेट एंड ही सेज आफ्टर दैट आई एम रिपोर्टिंग टू द वर्ल्ड। वर्ड देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का है कि आई एम रिपोर्टिंग टू द वर्ल्ड दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज टेकन यूनिलैटरल, और मैं उनकी बात कोट कर रहा हूं, उसको चेक कर लीजिएगा गूगल करके कि क्या बोले हैं। और उन्होंने कहा है कि सी डजंट नो एनीथिंग, डोनाल्ड ट्रम्प। आपको यदि मैंने कहीं भी इम्प्लीकेट किया है तो आई एम वेरी सॉरी ऑन इट। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल अच्छा हुआ कि एम्बेसडर दयाल साहब के मन में जो बातें बैठी थी उसको आपने क्लैरिफाई कर दिया। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब को जोड़ना चाह रहे थे, देख रहा था, इशारा कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। जी, उसमें मुझे लगता है कि ठीक है, हम राष्ट्रपति ट्रंप की बात को सुनते हैं और हमें उनका
कुछ अपना भी आंकलन करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा आज एक बात कहते हैं, ठीक उसका उल्टा दूसरे दिन या दूसरे घंटे में ही कह देते हैं। ईरान पर ही पहले वो कह रहे थे कि वहां रिजीम चेंज होगा, हमें मालूम है कि अली खुमैनी कहाँ हैं और हम उनको मार सकते हैं, पर अभी नहीं मारेंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं, रिजीम चेंज करने से वहां कैओस हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं उसका हमें भी कुछ आंकलन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कब कहते हैं। उन्होंने एक शब्द यूज किया, ऑब्लिटरेशन। उन्होंने कहा कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, मतलब जड़ से उखाड़ दिया हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो अपने आप में एक तरह से हास्यास्पद बात है। किसी भी देश की ज्ञान को, विज्ञान को आप जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं? ये बात अलग है कि वहां से उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम हटाया, सेंट्रीफ्यूजेस हटाए या नहीं हटाए, क्या वो वेपन बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो ये भाषा का जो इस्तेमाल है राष्ट्रपति ट्रंप का, मुझे लगता है वो अपने आप में परंपरा से हटकर है, वो अलग तरीके से बात करते हैं। तो हमें जब हम उसका एनालिसिस करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसके क्या मायने हो सकते डिस्काउंट हैं, करना चाहिए, तो उसमें हमें बाकी चीजों को भी जोड़कर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझने की कोशिश। अम्बेसडर दयाल साहब, हम लोग फिर वापस पुराने सवाल पे लौटते हैं कि मिडिल ईस्ट में अब क्या नया पावर इक्वेशन देखने को मिलेगा और भारत इसको कैसे देखे? ईरान जो है उसकी शक्ति पहले से कम हो गई। लास्ट अक्टूबर में इजराइल ने बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्राइक्स किए थे और अब ये जो हाल में लड़ाई हुई है, इससे ईरान की जो शक्ति है ये काफी हद तक कम हुई। इसके अलावा ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं, हिजबुल्ला और हमास, ये पहले के मुकाबले कमजोर हो गए हैं बहुत ज्यादा। हूती अभी भी लड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि किसी ना किसी तरह उनकी ये क्षमता भी कम की जाएगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल शिपिंग को, खास तौर पे यूएस शिपिंग को खतरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होता है देखना है। इसके अलावा देखिए, ईरान जो है, जो आज का ईरान है, ये जो 1979 से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना, जिसके रिजीम में मैं वहां पर पोस्टेड रहा हूं, मैंने देखा है कि ये किस तरह से ये जो पर्शियन सी में गल्फ स्टेट्स है, अरब गल्फ स्टेट्स, इनको खतरा पहुंचाने की एक नियत रखता है। क्यों? इनके साथ ईरान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट से, यूएई के साथ अबू मूसा आइलैंड और बिगर एंड स्मॉलर तुम आइलैंड्स पे लड़ाई है। लड़ाई हो चुकी है, अभी भी ये डिस्प्यूट पूरी तरह से थमे नहीं है। ईरान का इन पे कब्जा है, क्योंकि ईरान इनका इस्तेमाल करता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए। जहां तक बहरीन का संबंध है, बहरीन को तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री ईरान मानते ही नहीं। ईरान कहता है कि ये तो हमारा पार्ट है, बहरीन इज ईरान, वहां पर शिया मेजॉरिटी है बहरीन में। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पुराने झगड़े, और उनका असली जो मूल है वो ये शिया सुन्नी। तो एक तो ये मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी जो डिफरेंसेस हैं ये अभी भी कायम है, और कभी के ना कभी ये फिर से सर अपना उठा सकते हैं। देखिए, अमेरिका को ये अनस्टेबल सिचुएशन सूट करती है, क्योंकि उसके हथियार खरीदने वाले बड़े देशों में ये गल्फ स्टेट्स हैं। भारत हम सबसे बड़े देश हैं जो हथियार इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर। और किसका खतरा है उनको? उनको ईरान का खतरा। तो ईरान का खतरा बनाए रखना अमेरिका की नीति है। और देखिए, ये हो रहा था अमेरिका को सूट करता है। आपने बड़ी बात कही, अमेरिका को सूट ये जो वहां ये अमेरिका को सूट करती है। उसके इंटरेस्ट जो है वो वेपन्स एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो किनको एक्सपोर्ट करेगा? अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, फ्रेंडली रिजीम हो जाएगी ईरान में। तो जियोपॉलिटिक्स इस रीजन की इस प्रकार की। आरती टिक्कू सिंह, हाँ देखिए लक्ष्मण, ये मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ईरान के हारने या जीतने पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाना शुरू किया, और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना। और पिछले
35 साल में हमने अमेरिकन सुप्रीमेसी देखी, अमेरिकन एग्रेशन देखा, अमेरिका का इंपीरियलिज्म हमने खुले तौर पे देखा और उनकी जो दादागिरी थी सब जगह देखी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि ईरान और इजराइल का जंग नहीं रुकवा पा रहे ट्रम्प, गाजा में वो नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, यूक्रेन में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अमेरिका की जो पावर थी, सुप्रीमेसी थी, उसको बहुत बड़ा झटका हम देख रहे हैं, वो उसमें लग रहा है। और उनकी जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बना हुआ था इतने टाइम तक, उसके ऊपर भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल नेशंस आज की डेट में कोई भी नहीं अमेरिका की सुन रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो उन्होंने बनाया था, क्या उस वर्ल्ड ऑर्डर को बाकी दुनिया फॉलो कर रही है? अगर आप गाजा के ही वोट को ले, यूनाइटेड नेशंस में जो वोट हुआ, उसमें अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ नहीं खड़ी हुई, वो इजराइल के साथ नहीं खड़ी हुई। सबसे बड़ा ब्लॉक जो है ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो गाजा के लोगों के साथ और ईरान के लोगों के साथ खड़े हुए। तो क्या वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि अमेरिका की जो ताकत थी, जो उनके कहने पे कोई भी जो है सर नीचे कर देता था, और आज जो ट्रम्प की हम फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, वो यही दर्शाता है कि अमेरिका का बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर में क्रैक्स पड़े हैं आज की डेट में। ईरान जीतता है, हारता है, कमजोर होता है। देखिए, वो ऑलरेडी कमजोर नेशन था, लेकिन जिस तरह से पिछले 12 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई है, उसमें यही दिख रहा है हमें कि अमेरिका की टांगे लड़खड़ा रही है। और इस सब में क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल आएगा? क्या मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बाइपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की डेट में आने वाला समय बताएगा। वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में क्रैक आ चुका है, वो क्रैक्स है, उसमें क्रैक आ चुका है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये जो क्रैक आया है वो क्या नया रूप ले सकता है? देखिए, आप आज यदि सेक्रेटरी जनरल जो हैं नेटो के शिखर सम्मेलन में उनकी भाषणों की भाषा सुने, तो बार बार वो रिएश्योर कर रहे हैं यूरोपीय देशों को और कनाडा को कि अमेरिका नेटो के साथ है। ये क्या संकेत करता है कि यूरोपीय देश और कनाडा के साथ लगातार ये मानते हैं कि शायद उनको अब अपनी सुरक्षा और विश्व का नेतृत्व अपने आप संभालना होगा और अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। ठीक आर्थिक नीतियों में भी इसी तरह से ज्यादातर देश सोच रहे हैं कि अमेरिका पर जो निर्भरता है उसको कम किस तरह से कर सकते हैं। आज इजराइल के प्रधानमंत्री को विश्व मान रहा है कि वो सुनते नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को, चाहे वो जो बाइडन हो या अब राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो मनमानी करते हैं। तो जो अमेरिका का विश्व में नेतृत्व का तरीका था अपने साथी देशों को, दोस्तों को साथ लेकर चलने का, वो साथी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, मापदंड बनाए थे, मूल्य बनाए थे, तरीके बनाए थे जिससे अमेरिका विश्व पर अपना नेतृत्व करता था, राष्ट्रपति ट्रंप उनको नकारते हुए, उनसे हटते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। तो वो किस तरह से मागा अचीव करेंगे? वो केवल इस तरह से, केवल वो कह रहे हैं कि हम अपने जो सीमाओं में वृद्धि है उस पर ध्यान देंगे। उसके लिए हमें चाहे व्यापार को उथल पुथल करना पड़े, टैरिफ बढ़ाने पड़े, लोगों को नाराज करना पड़े, या फिर किसी तरह से अपना ही अंदरूनी एक तरह से उत्पादन दोबारा शुरू करना पड़े, तो उस पर पूरा उनका ध्यान है। जो एक तरह से मैंने कहा कि वो परंपरा से हटकर है, जिस तरह से अमेरिका का नेतृत्व बना रहा, क्योंकि समय कम है प्रोफेसर साहब, इसलिए बीच में रोक रहा हूं मैं। सफल होगा या नहीं वो नहीं वो नहीं पता। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा मेजर जनरल के सिन्हा साहब कि इन सारे बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? देखिए, पूरी अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपोलैरिटी को नहीं मानते थे, इंक्लूडिंग अमेरिका नहीं मानता था, और उसकी जद्दोजहद थी। वो भी ट्रम्प साहब मानते हैं कि वर्ल्ड इज एमर्जिंग एज ए मल्टीपोलर, और जो यूक्रेन के अंदर में ट्रांस अटलांटिक एरिया में हो रहा है वही जद्दोजहद का हिस्सा है।
चाइना नहीं मानता कि वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मल्टीपोलर। दैट्स वाई वो यूनिपोलर की बात करता है। एक है कि एडजस्टमेंट हम कर लें बाइपोलैरिटी। देखिए ये जो चीज़ है, यदि समय है तो एक सेकंड और ले लूं। 1971 में हम तो अमेरिका के ही बरखिलाफ खड़े होकर के भी युद्ध को जीते, उसी के बरखिलाफ, क्योंकि वो पूरा अमेरिका के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। उस समय से हम उसके डिफेंस मोड में हैं और ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। ये कहना और ये आंकना कि अमेरिका से हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे युद्ध को रुकवा दे, तो क्या भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, फिर तो वो ठीक कहता है कि उसने शायद रुकवा दिया। ये सोच ही गलत है हमारी। अमेरिका के बस की बात नहीं है, भले ही यो कह दें। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। समय कम है इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।